हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो हमारी रेगुलेटरी और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है इंडिया में उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज़ में ये एनालाइज किया मैंने कि यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ना सिर्फ ईपीएफओ में बल्कि आने वाले अदर एग्ज़ाम्स जैसे कि आईबी हो गया, एसएससी हो गया, और कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो गया, या जैसे कि यूपीएससी में भी स्टेटमेंट बना के दे दिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ है या ये तब एस्टेब्लिशमेंट हुई और इसका काम ये है। तो हम यूपीएससी के इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा जो ईपीएफओ का, आईबी का, एसएससी, सीजीएल का, रेलवे का, बैंक का, इनका काम आराम से हो जाएगा। जो भी हमारी इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी और स्टेचुटरी बॉडीज़ है उन सबको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और साथ में हम कैटेगरी वाइज करेंगे, जैसे बैंकिंग सेक्टर की अलग हो गई, एग्रीकल्चर की अलग हो गई, एनर्जी की अलग हो गई, एजुकेशन की अलग हो गई। ठीक है, ऐसे हम उसको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स रेगुलेशंस, इनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी बॉडी है वो उनको देखते हैं। पहली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको ज़्यादा चीज़ें अगर याद ना करनी हो तो कम से कम उसका एस्टेब्लिशमेंट डेट भी याद ना करो तो सिर्फ ईयर तो आपको याद करना है, और साथ में उसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो आपको ज़रूर याद करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है कि ये एक्स वाई जेड जो भी बॉडी है वो कब एस्टेब्लिश हुई, उसका ईयर दे है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम यूपीएससी ईपीएफओ की बात करते हैं तो वहाँ फैक्चुअल और डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, अनलाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज जहाँ पे आपको घुमाया जाता है। तो आपको ईयर और उसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो तो याद करना ही है। तो पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हुआ था, और उसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में, जिसका काम क्या है, कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सुपरवाइज इलेक्टोरल रोल्स नेशन वाइड। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम आपको पता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था। कैग की बात करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये 1858 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वो 1950 में मिला था। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। मोस्टली का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही मिलेगा। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था यूपीएससी, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आपको इसके आर्टिकल बताने कमेंट में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कहाँ तक इसके आर्टिकल है। इसका काम क्या है, जैसे कैग का काम क्या होता है, ऑडिट्स अकाउंट ऑफ यूनियन स्टेट्स एंड पब पीएसयू, इनके अकाउंट्स को ऑडिट करता है। और यूपीएससी का काम क्या होता है वो आपको सबको पता है, कंडक्ट्स रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विसेज। और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका काम क्या, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, और द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सर्व्स एज इंडियाज प्रीमियर ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग, इन्वेस्टिगेटिंग वायलेशंस एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये अलग बहुत से एग्जाम्स में भी पूछा जाता है बार बार कि कब एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स रेगुलेटर्स है वो इम्पोर्टेंट थी, जो हमने कवर कर ली है। अब हम फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स पे जाते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। अगर हम आप ईपीएफओ की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है, जिसमें आईआरडीए वगैरह तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट तो आरबीआई एक्ट 1934 से लागू होता है, लेकिन जो एस्टेब्लिश हुआ था ये 1935 मुंबई में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स में हमने इलेक्शन कमीशन देखा, कैग देखा, यूपीएससी देखा और एनएचआरसी देखा, तो इनके सब के हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में। इसका काम आप सब जानते हो, सेंट्रल बैंक मैनेजिंग मॉनेटरी पॉलिसीज, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड करेंसी इशुएंस अक्रॉस इंडियाज फास्ट फाइनेंशियल सिस्टम, इसका ये काम है। सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड, जो आपके जो स्टॉक मार्केट है इनको देखता है, जो इसका 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था, हर्षद मेहता की वजह से। मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ कि स्कैम 1992 आपने देखी होगी, तो उसके बाद ये सेबी बना, तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में रेगुलेट्स सिक्योरिटीज़ मार्केट्स, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड इंश्योरिंग मार्केट इंटेग्रिटी। अब आईआरडीए की बात करते हैं, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो ये 1999 में हैदराबाद में इसका
हेडक्वार्टर उसका काम क्या है, ओवरसीज इंश्योरेंस सेक्टर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन नेशन वाइड। पीएफआरडीए की बात करते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये 2003 में बना था, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, रेगुलेट नेशनल पेंशन सिस्टम को ये रेगुलेट करता है। और एक पीवाईक्यू में तो इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली थी, एनपीएस की, कि एनपीएस की फुल फॉर्म क्या है, एक एक पेपर में तो, कि नेशनल पेंशन सिस्टम है, नेशनल पे स्कीम है, कुछ अलग अलग दे रखा था, उसमें एक ऑप्शन ये दे रखा था। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हम देखते हैं बहुत शॉर्ट में देखते हैं तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड, आईबीबीआई जो कि 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, इसका काम क्या है, ओवरसीज इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस। सीसीआई की बात करते हैं हम, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश 2003 में बना, न्यू दिल्ली में, इसका काम क्या है, प्रिवेंट्स, ये रोकता है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, जो भी कंपटीशन एग्जाम में कुछ भी इलीगल चीज़ें हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, उन सबको ये प्रिवेंट करता है। अब देखिए एजुकेशन रेगुलेटर्स में हम देखते हैं तो यूजीसी की बात करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि 1956 में बना, हेडक्वार्टर अगेन न्यू दिल्ली, रेगुलेट्स हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन। ऑल इंडिया, सेकंड देखते हैं हम, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटीई, इसका 1987 में बना, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, और ये टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन क्वालिटी को ये देखता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि 2020 में बना, न्यू दिल्ली में, इसने रिप्लेस किया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो ये क्या काम करता है, रेगुलेट्स मेडिकल एजुकेशन। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर Education NCT, established in 1993, plays a crucial role in maintaining teaching standards across India's vast education landscape। जो NCTE है वो टीचिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, जो कि 1993 में ये बना था, NCTE। अब बात करते हैं टेलीकॉम मीडिया एंड आईटी रेगुलेटर्स की, जो कि हमारे टेलीकॉम वगैरह से रिलेटेड। पहला है ट्राई, जिसको हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो हम ये 1997 में बना था, और ये भी एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, और ये रेगुलेट क्या करता है, टेलीकॉम सर्विसेज को, उन पे जो टैरिफ्स होता है उनको, और ये इंश्योर करते हैं कि जो इंडिया में जो टेलीकॉम मार्केट है उसमें कंपटीशन है उसको, वो फेयर है या नहीं, इस चीज़ को ये रेगुलेट करता है और उसको इंश्योर करता है। प्रसार भारती, जो कि 1997 में है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। ऑटोनोमस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, जो कि मैनेजिंग ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीविज़न नेटवर्क्स। तो ये एक ऑटोनोमस है जो कि मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, ऑल इंडिया रेडियो को और दूरदर्शन टेलीविज़न नेटवर्क्स को। तीसरा बात करते हैं हम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स सर्टिफिकेशन, जो 1952 में एस्टेब्लिश हुआ, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, सर्टिफाइज फिल्म्स और पब्लिक एग्जीबिशन, बैलेंसिंग क्रिएटिव फ्रीडम, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी सेंसरशिप का काम करता है वो ये बोर्ड करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडीज़, अब इसमें कौन कौन सी है देखो, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको निक्सी के नाम से जानते हैं, मैनेजेस इन डोमेन नेम्स, जो भी डोमेन नेम्स है उसको ये रेगुलेट करता है। साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, हैंडल साइबर लॉ डिस्प्यूट्स, कुछ भी साइबर जैसे क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उन सबको जो देखता है वो साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल देखता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ओवरसीज प्रेस स्टैंडर्ड्स, जो प्रेस स्टैंडर्ड्स है उनको ये देखता है, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी है, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ASCI, जो कि 1985 में बनी, और उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये रिप्रेजेंट्स इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशंस इन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह है उन सब पे निगरानी रखता है, और ये इंश्योर करता है कि जो भी दिखाया जा रहा है वो एथिकल प्रैक्टिस है, कुछ भी उसमें गलत सलत कुछ भी ना डाल दो, इस चीज़ को ये रेगुलेट करता है, जो हमारा ASCI। अब बात करते हैं फूड हेल्थ एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए, जिसमें एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें जैसे कि आपका CPCB आता है, बहुत ही
आए दिन आप न्यूज़पेपर में CPCB का नाम सुनते होंगे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। तो ये उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो फूड सेफ्टी फसाई बोलते हैं जिसको, आपने देखा होगा फूड्स के पैकेट्स पे ये एक मार्क बना होता है फसाई का। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो कि 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। ये रेगुलेट करता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, लाइसेंसिंग करता है, क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है क्रॉस इंडिया डाइवर्स फूड इंडस्ट्री। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल CDSCO इस 1945 में बना और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। रेगुलेट फार्माकुलिटीज, मेडिकल डिवाइसेस एंड ड्रग अप्रूवल प्रोसेसेस। और CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि 1974 में बना और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स नेशन वाइड। थोड़ा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रेगुलेटर्स, जो नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है जो कि NPP है, एक जो ड्रग्स की जो आपके दवाई हैं इनकी जो प्राइस है उनको कंट्रोल करने का काम भी करता है NPPA। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA जो कि चेन्नई में है, इसका हेडक्वार्टर रेगुलेट्स बायोडाइवर्सिटी यूज़। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI, ये बल्लभगढ़ में है, जो कि एनिमल प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब उस चीज़ को रेगुलेट करता है, उस चीज़ को देखता है। स्टेट पॉल्यूशन control boards established in 1974 work alongside CPCB to implement environmental regulations at the state level, creating a comprehensive pollution monitoring network। जो ये आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो CPCB के साथ ही काम करता है और ये इंश्योर करता है कि जो स्टेट्स में इनको रेगुलेट किया जाए, इन जो भी अगर कोई नई पॉलिसी बन रही है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो काम स्टेट में करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सेंटर से सिर्फ काम नहीं चलेगा। तो स्टेट के लिए स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो कि 1974 में बने हैं सारे स्टेट्स के, तो जो CPCB के साथ मिलकर काम करते हैं। अब थोड़ा एग्रीकल्चर एंड कमोडिटी रेगुलेटर्स देखते हैं। तो नाबार्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, 1982 में बना है। आपको इनके ईयर याद करने हैं भाई, और इनके हेडक्वार्टर भी आपको याद करने हैं, क्योंकि मोस्टली के तो हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे या फिर मुंबई में मिलेंगे। कुछ एक ये जो जैसे हैदराबाद, चेन्नई वगैरह में, बाकी मोस्टली के मुंबई में या फिर चेन्नई में। ठीक है, तो नाबार्ड का देखो 1982 में बना, मुंबई है, और रूरल क्रेडिट एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग है। तो जो भी हमारे गांव में जो भी खेती होती है उसमें जो भी लोन वगैरह दिया जाता है तो ये डायरेक्ट RBI या कोई बैंक नहीं देता, ये नाबार्ड को देते हैं। और नाबार्ड ही आगे, नाबार्ड मतलब RBI से अगर कुछ आता है, सरकार की तरफ से कुछ आता है, वो नाबार्ड के पास आता है, नाबार्ड बैंकों को पहुंचाता है और बैंक और इंश्योर करता है कि वो सही लोगों तक पहुंच रहा है। ये कौन देखता है? नाबार्ड देखता है। एक अलग से लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको हम पूरे डिटेल में देखेंगे, उनके हिस्ट्री के साथ, वो कैसे, उनका वर्क मैकेनिज्म क्या है, वो सब कुछ देखेंगे। जैसे जैसे RBI देखेंगे वैसे नाबार्ड भी देखेंगे, और जो टाइप्स ऑफ बैंक्स देखेंगे हम उसमें भी ये नाबार्ड आ जाएगा। एग्जीम वगैरह हम देखेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स वगैरह होते हैं जो। तो फिलहाल के लिए जो हम रेगुलेटर्स पढ़ रहे हैं और जो ऑथोरिटीज़ है उनको देख रहे हैं। तो नाबार्ड हो गया। स्पाइसेस बोर्ड 1987 में बना, कोची में इसका हेडक्वार्टर। रेगुलेट्स स्पाइस क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट्स, जो कि मसालों वगैरह के लिए है बना है। कॉफ़ी बोर्ड कॉफ़ी के लिए बना है, जो कि कॉफ़ी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को, उन पे रेगुलेशंस को, उन सबको मॉनिटर करता है। 1942 में बना, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। कोकोनट बोर्ड है जो 1981 में कोची में है, प्रमोट्स कोकोनट कल्टीवेशन। टी बोर्ड है 1953 में बना, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, रेगुलेट्स टी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो अब देख रहे हो कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा होती है, जैसे कॉफ़ी वो टी है आपके दार्जिलिंग साइड ज़्यादा होती है तो इसका हेडक्वार्टर भी उसी साइड कोलकाता हो गया। जैसे कोकोनट हो गया तो ये साउथर्न स्टेट में ज़्यादा होती है तो यहाँ पे कोची हो गया। तो याद करने में कुछ ज़्यादा नहीं है। स्पाइसेस भी आप देखोगे कोची, क्योंकि आप इंडिया का देखोगे तो इस साइड में जो अब दूसरे देश है इंडोनेशिया वगैरह, तो इसी साइड में इसका वो होगा, कोची भी इसका वो हेडक्वार्टर। और रीजनल स्पेशलाइजेशन, रबर बोर्ड भी 1947 में बना, कोट्टयम केरला में उसका है। तंबाकू बोर्ड 1976 गंटूर आंध्र प्रदेश में, जो इन चीज़ों, इन रबर के लिए और ये करता है तंबाकू प्रोडक्ट्स के, इनके लिए रेगुलेट करता है, उनको मॉनिटर करता है। अब एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटर्स देखते हैं।
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC 1998 में बना, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, रेगुलेट्स इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स एंड इंटरस्टेट पावर ट्रेडिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB 2006 में बना, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, रेगुलेट्स पेट्रोलियम एंड CNG डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एरा 2008 में बना, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, रेगुलेट्स एयरपोर्ट टैरिफ्स एंड इकोनॉमिक ओवरसाइट। सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेटर्स एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB 1983 में बना, मुंबई में हेडक्वार्टर, इंश्योर करता है न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA जो कि 1945 में बना, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, सिविल एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी IWAI 1986 में बना, नोएडा में इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, रेगुलेट्स इनलैंड वाटरवेज को। रेलवे सेफ्टी कमीशन 1961 में बना, लखनऊ में हेडक्वार्टर, रेल सेफ्टी ओवरसाइट को चेक करता है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन 1998 कॉम्प्लीमेंट CERC जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इसके साथ मिलके ये काम करता है, कॉम्प्लीमेंट बाय रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैरिफ्स एट स्टेट लेवल। ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन स्टेट लेवल पे टैरिफ्स को इनको रेगुलेट करता है, क्रिएटिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव पावर सेक्टर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। ये दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं, क्योंकि स्टेट में ये कंट्रोल करता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर, और सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो। कंज्यूमर एंड मार्केट रेगुलेटर्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेशल कमीशन जो 1986 में बना, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 3 टियर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल्स फॉर कंज्यूमर ग्रीवांस रिजोल्यूशन। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, आपने देखा होगा कई जगह BIS मार्क वो नीला नीला सा बना होता है जो 1986 में बना, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि 1963 में बना, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स मीट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, सपोर्टिंग इंडियाज पोजीशन एज ए मेजर ग्लोबल एक्सपोर्टर। और ट्रेड रेमेडीज़ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR 2018 में बना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, हैंडल्स एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये कंज्यूमर मार्केट रेगुलेटर्स हो गए, और दीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हैव बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट। क्यों बन गए हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट? एज इंडियाज़ मिडिल क्लास एक्सपेंड्स, जो इंडिया का मिडिल क्लास है वो एक्सपेंड कर रहा है, एंड ई कॉमर्स ग्रोज, ई कॉमर्स बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रिक्वायरिंग जिसको ज़रूरत है रोबस्ट फ्रेमवर्क टू हैंडल मिलियंस ऑफ कंज्यूमर ट्रांजेक्शन डेली। जो मिलियंस ऑफ कंज्यूमर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये सब चीज़ें ये कर रहे हैं, जो हमारी ये EQC हो गया, ट्रेड रेमेडीज़ हो गई, BIS हो गया, CDRC हो गया, ये सब। तो फाइनली इंडियाज़ रेगुलेटरी एक्सलेंस, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि 60 से ज़्यादा रेगुलेटरी बॉडीज़ है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, 75 ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन 1945 से 2020 तक, कंटिन्यूस इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, और 8 मेजर जो सेक्टर्स हैं वो उनके लिए सबके लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ बनी हुई है। जो कौन कौन से मेजर सेक्टर्स है? कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, फाइनेंशियल हो गया, एजुकेशन हो गया, टेलीकॉम हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी हो गया, कंज्यूमर हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आप इसके जितने भी एस्टेब्लिशमेंट के जो ईयर है और जो उनका हेडक्वार्टर है वो आप याद कर दें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।